हेलो गाइस। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक है। तो मेरे एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एएनसी यानी एंटीनेटल केयर और इसे हिंदी में प्रसव पूर्व देखभाल कहते हैं, ये क्या होता है और इसके मुख्य घटक क्या है। तो चलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बना रहिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो मेंबर न्यू है मेरे चैनल में, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, शेयर करे और वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए लास्ट तक देखिए। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। प्रसव पूर्व देखभाल एएनसी क्या है? तो प्रसव पूर्व देखभाल ये एक चिकित्सीय देखभाल है जिसमें गर्भवती महिला एवं उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भधारण से प्रसव तक आवश्यक एवं उचित देखभाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाताओं द्वारा समय समय पर दी जाती है। यानी प्रसव पूर्व देखभाल माँ और बच्चे दोनों की तंदुरुस्ती को सुनिश्चित करता है, जिसे एंटीनेटल केयर यानी एएनसी कहते हैं। यानी कि प्रसव पूर्व देखभाल माँ और बच्चा दोनों की तंदुरुस्ती को सुनिश्चित करता है। तो चलिए अब हम देखेंगे प्रसव पूर्व देखभाल क्यों आवश्यक है। तो प्रसव पूर्व देखभाल इसीलिए आवश्यक है क्योंकि प्रसव पूर्व जांच से उचित देखभाल एवं उपचार किया जा सकता है। किसी प्रकार की जटिलता का समय से ही पता लगाकर उसका प्रबंधन किया जा सकता है। गर्भावस्था से संबंधित मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोका जा सकता है। जन्म की तैयारी से पहले ही हो पाती है, जिससे परिवार द्वारा सही समय पर निर्णय लेने एवं खतरे के लक्षण होने पर तुरंत प्रबंधन किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक खान पान, आराम एवं शासकीय योजनाओं की सही जानकारी मिल पाती है। तो चलिए अब हम देखेंगे एएनसी यानी प्रसव पूर्व देखभाल के घटक क्या क्या होता है। इसका तो घटक बहुत सारा होता है, लेकिन हम इसका मुख्य घटक को देखेंगे। तो चलिए, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग को जो करना है वो है शीघ्र पंजीकरण करें और देखें कि प्रथम जांच गर्भावस्था से पहले यानी 12 हफ्ता से पहले गर्भावस्था की प्रथम तिमाही के भीतर ही हो। उसके बाद हम लोगों को पंजीकरण के प्रथम विजिट सहित और बाकी 3 विजिट यानी कि टोटल प्रसव पूर्व जांचों जो 4 विजिट होता है उसको कराना चाहिए। तो फर्स्ट विजिट जो है वो 12 सप्ताह के अंदर ही करना चाहिए। सेकंड विजिट 14 से 26 सप्ताह के भीतर होना चाहिए। थर्ड विजिट 28 से 34 सप्ताह के भीतर होना चाहिए और फोर्थ विजिट 36 वीक के बाद डिलीवरी तक के भीतर होना चाहिए। पंजीकरण के साथ साथ हम लोगों को टीडी का इंजेक्शन 2 खुराक लगाना चाहिए। तो अभी टीडी के जगह टीडी यानी टेटनस डिप्थीरिया टीकाकरण सरणी में शामिल किया गया है। यह टीका टेटनस के साथ साथ डिप्थीरिया के विरुद्ध रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है और डिप्थीरिया के आउटब्रेक को घटाता है। टीडी का टीका जैसे ही गर्भ का पता चले एएनएम द्वारा लगाया जाना चाहिए। प्रथम तिमाही के भीतर ही टीडी का टीका दिया जाना चाहिए। गर्भावस्था में एएनएम द्वारा 1 माह यानी 4 सप्ताह के अंतराल पर टीटी का दूसरा टीके लगाया जाना चाहिए। यदि महिला 3 साल में ही पुनः गर्भवती होती है और उसे दोनों टीडी के टीके पिछले गर्भावस्था में लगे हैं तो टीडी बूस्टर लगाया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे गर्भावस्था में की जाने वाली आवश्यक जांचें। तो सबसे फास्ट में हम लोग को हीमोग्लोबिन यानी एचबी की जांचें करना चाहिए। तो रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर कम होना को एनीमिया कहलाता है। यानी कि अगर रक्त में एचबी कम हो जाए तो उसे खून की बीमारी कहलाती है। तो खून में एचबी स्तर की जांच करके एनीमिया का पता लगाया जा सकता है और उसका प्रबंधन करके मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोका जा सकता है। तो गर्भवती महिलाओं में हम देखेंगे कि कितना हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए।
अगर एक गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम पर डेल या उससे अधिक है तो ये सामान्य है। अगर 11 ग्राम पर डेल से कम है तो महिला एनीमिक है। और अगर HB 7 ग्राम पर डेल से कम है तो महिला गंभीर रूप से एनीमिक है, यानी कि महिला को डिलीवरी के समय खून का आवश्यक भी पड़ सकता है। गर्भावस्था में की जाने वाले आवश्यक जांचें में BP भी शामिल है, यानी रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। रक्तचाप की माप सामान्य अवस्था में रक्तचाप 120/80 mm/Hg होता है। यदि रक्तचाप 140/90 mm/Hg या उससे अधिक बढ़ा हुआ है तो ये खतरे का लक्षण है। गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद यदि उच्च रक्तचाप के साथ यूरिन में प्रोटीन की मात्रा मिलती है और एडिमा है तो ये प्री-एक्लम्सिया हो सकती है। यदि प्री-एक्लम्सिया के साथ दौरा पड़ रहे हैं तो ये एक्लम्सिया का लक्षण दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ओजन की माप। एक गर्भवती का ओजन तीसरे माह से बढ़ना प्रारंभ होता है एवं 9वें महीना तक 9 से 11 किलो ओजन बढ़ना चाहिए। तिमाही में बहुत ही अधिक ओजन नहीं बढ़ता है, 100 ग्राम प्रति सप्ताह। दूसरे माह में प्रति सप्ताह 200 ग्राम से 300 ग्राम ओजन बढ़ना चाहिए। तीसरी तिमाही में प्रति सप्ताह लगभग 500 ग्राम का ओजन यानी प्रति सप्ताह 1 kg से अधिक ओजन भी नहीं बढ़ना चाहिए, लगभग 6 ग्राम। हर जांच में ओजन लेने से पता चलता है कि बच्चे की वृद्धि सही प्रकार से हो रही है या नहीं। इसके बाद देखेंगे पेशाब की जांच एवं पेट की जांच। पेशाब की जांच गर्भावस्था में पेशाब की जांच अति आवश्यक है। इससे गर्भवती में होने वाले खतरे के लक्षण जैसे शर्करा की मात्रा अधिक होने, झटके आने, उच्च रक्तचाप और इससे होने वाली जटिलताओं का शीघ्र ही पता चलता है। पेट की जांच गर्भावस्था शिशु का हार्ट रेट, पोजीशनिंग एवं भ्रूण के विकास या वृद्धि का पता करने के लिए पेट की जांच अति आवश्यक है। इसके बाद देखेंगे गर्भावस्था में आवश्यक देखभाल। फॉलिक एसिड की गोलियां का सेवन। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की रोकथाम के लिए ये गोली दी जाती है। गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में दी जाती है। फॉलिक एसिड की एक गोली 400 माइक्रोग्राम की होती है। गर्भावस्था महिलाओं को प्रतिदिन एक गोली का सेवन करना चाहिए। गर्भावस्था में आवश्यक देखभाल, इसमें एल्बेंडाजोल की गोली भी दिया जाता है। ये गर्भावस्था के द्वितीय त्रैमास में दी जाती है। अब हम देखेंगे गर्भावस्था में आवश्यक देखभाल में IFA गोली का सेवन। सभी गर्भवती महिलाओं के गर्भावस्था के चौथे माह से प्रतिदिन एक IFA लाल गोली प्रसव तक कुल 180 गोली का सेवन करना चाहिए। लाल IFA की एक गोली में 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन एवं 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड होता है। यदि महिला एनीमिक है तो प्रतिदिन 2 गोली का प्रसव होने तक कुल 360 गोलियों का सेवन करना चाहिए। प्रसव उपरांत भी 6 महीना तक IFA लाल गोली का सेवन करना चाहिए, यानी कि कुल 180 गोलियां 6 माह में। IFA की गोलियां का सेवन खाली पेट नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि एक गर्भवती महिलाओं को क्या क्या बात का ध्यान रखना चाहिए। विटामिन C युक्त भोज्य पदार्थ जैसे नींबू, आंवला, संतरा आदि को भोजन में शामिल करें। ये आयरन के अवशोषण में सहायक होते हैं। आयरन और कैल्शियम की गोली का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। दोनों गोली के सेवन में लगभग 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। भोजन के साथ साथ चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा युक्त पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है। आयरन की गोली मुख्यतः भोजन के 2 घंटे पश्चात ही लेनी चाहिए। आयरन की गोली दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए।
जैसे एक गर्भवती महिलाओं को आयरन की टैबलेट लेना चाहिए, उसी तरह कैल्शियम की गोली की भी सेवन करना चाहिए। कैल्शियम के सेवन से गर्भावस्था में होने वाले हाइपरटेंशन एवं तनाव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। गर्भावस्था के 14वें सप्ताह से प्रसव होने तक 2 कैल्शियम की गोली प्रतिदिन, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को सेवन करना चाहिए। प्रसव तक गर्भवती महिलाओं को कुल 360 गोली का सेवन करना चाहिए। एक गोली में 50 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 250 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होता है। प्रसव के पश्चात भी 6 महीना तक महिलाओं को कैल्शियम का गोली का सेवन करना चाहिए। लेकिन कैल्शियम का गोली लेते टाइम गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए ये निम्नलिखित बातें। आयरन एवं कैल्शियम की गोली साथ में नहीं लेनी चाहिए। कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि आयरन की गोली कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करता है। कैल्शियम की गोली का सेवन खाली पेट नहीं करना चाहिए, इससे कब्ज की शिकायत हो सकती है। कैल्शियम का सेवन विटामिन डी के साथ इसीलिए किया जाता है क्योंकि यह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करती है। एक गर्भवती महिलाओं में एंटीनेटल प्रोफाइल टेस्ट होना अति आवश्यक है, जिसमें शामिल है CBC एंड MP यानी मलेरिया टेस्ट, ब्लड ग्रुप का, 3rd में है RH फैक्टर, 4 में है यूरिन रूटीन, 5th में है RBS, 6 में है BDRL, 7 में है HIV, 8 में है HbSAg, 9 में है थायराइड का TSH, 10th में है HCV स्क्रीनिंग का, और एक महत्वपूर्ण जांच है जो कि है अल्ट्रासाउंड का। एक गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित बातों का सलाह देना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आराम की सलाह दें। गर्भवती महिलाओं को बताएं कि पर्याप्त आराम से आपका शारीरिक और मानसिक तनाव दूर हो जाता है, जो आपके और गर्भावस्था शिशु दोनों के लिए अच्छा होता है। अतः रात में 8 घंटे और दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करना चाहिए। बाएं करवट लेटकर आराम करने की सलाह देना चाहिए। बाएं करवट लेटने से गर्भावस्था शिशु को खून की आपूर्ति बढ़ जाती है। आराम के साथ साथ डाइट चार्ट पर भी उसका सलाह देना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान दिन में एक अतिरिक्त आहार लेना चाहिए। आसपास के इलाके में उगाए जाने वाली स्थानीय मौसमी खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां और फलों का सेवन करना की सलाह देना चाहिए। पोषक तत्व के स्रोत दूध, दही, छाना, पनीर जैसे दूध उत्पाद से प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन होते हैं। हरा साग लौह तत्व और फॉलिक एसिड से भरपूर होते हैं। ताज़ा मौसमी फल और सब्जियां खाने की सलाह दें। मांसाहारी लोगों के लिए मांस, अंडा, मुर्गी या मछली प्रोटीन, विटामिन और आयरन के अच्छे स्रोत होते हैं। हर गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पता होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में किसी भी परिवार में पहली बार हो रही गर्भवती महिला या प्रथम शिशु को जन्म देने वाली धात्री महिलाओं को वित्तीय लाभ दिया जाता है। इस योजना में लाभार्थी को 5,000 की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत बैंक या डाकघर के खाते में किस्त में देय होती है। पहला किस्त होता है 150 दिन के अंदर 1,000 रुपया, दूसरा किस्त होता है 6 महीना बाद 2,000 रुपया, और तीसरा किस्त होता है प्रसव पश्चात नवजात शिशु का पंजीकरण एवं जन्म उपरांत प्रथम टीका चक्र पूरा किया जाने के बाद 2,000 रुपया। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में बताना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच फैसिलिटी पर की जाती है, जहां पर चिकित्सक द्वारा गर्भवती की जांच सुनिश्चित की जाती है और यदि कोई जटिलता मिलती है तो उसी के अनुसार समय से प्रबंधन किया जा सके। सुनिश्चित करें कि सभी गर्भवती महिलाओं की कम से कम एक जांच फैसिलिटी पर अवश्य हो जाए।